सावधान। मिस्टर ब्लडी एफएम की आज की कहानी सिर्फ वयस्कों के लिए है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी पीछे हट जाइए, क्योंकि अंधेरा बढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट मिस्टर ब्लडी और स्वागत है आपका डर के एक नए अध्याय में। आखिरकार कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और इस कमकपाती सर्दी में रजाई ओढ़कर गांव देहात की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक दास्तां लेकर आया हूं जो आपकी रूह तक कपा देगी। आज आप सुनेंगे मोहित साहू की कलम से लिखी एक बेहद डरावनी कहानी, जंगल की चुड़ैल। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले जो हमारे नियमित श्रोता हैं वे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और हाइप जरूर दें, और जो आज पहली बार इस चैनल की दहलीज पर कदम रख रहे हैं वे तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि कोई भी खौफनाक अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब वक्त है हमारे शाउट आउट सेगमेंट का। पिछली कहानी पर आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। चलिए देखते हैं आज किन के कमेंट्स ने हमारी धड़कनें बढ़ाई हैं। तो चलिए अपनी लाइटें बंद कर लीजिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी, जंगल की चुड़ैल। रात के करीब 10 बज रहे थे। गांव की हवा में एक सन्नाटा सा जम गया था। ताड़ के पत्तों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे हिलने से भी डर रहे हों। दूर तालाब का पानी कभी कभी टुप टाप की आवाज कर उठता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसमें पत्थर मार रहा हो। गांव के लोग जानते थे कि आज रात बोस बाड़ी के सामने पहरा देने की जिम्मेदारी रघु की है। रघु इसी मोहल्ले का एक निडर और थोड़ा घमंडी नौजवान था। शाम को चाय की दुकान पर उसने सीना तान कर कहा था, आज मैं देखूंगा कि उस घर में कौन आता जाता है। ये सब फालतू की अफवाहें हैं। लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे। बस बूढ़े परेश ने सर हिलाते हुए कहा था, बेटा, ओ बेटा, उस घर के साथ खिलवाड़ मत करो। जिन लोगों के नाम उस दीवार पर लिखे हैं वे सब एक दिन मुस्कुराते हुए ही अंदर गए थे। भूत की कहानियों से डरने से काम नहीं चलेगा परेश काका। कल सुबह बताऊंगा कि मैं उसी घर में रात बिताकर आया हूं। रात गहराती गई। रघु हाथ में एक लालटीन लिए धीरे धीरे बोसबाड़ी के फाटक पर पहुंचा। गेट बंद था पर ताला नहीं लगा था, जैसे जानबूझकर उसे खुला रखा गया हो। रघु के हल्का सा धक्का देते ही गेट एक तीखी चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर एक भारी खामोशी थी, यहां तक कि झिंगुरों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। उसने आंगन में खड़े होकर लालटेन ऊपर उठाई। जमीन पर एक अजीब सी परछाई पड़ी थी, ताड़ के पत्तों की सरसराहट के साथ, जैसे किसी और की हलचल भी घुली हुई थी। रघु ठिठक गया। कहीं से एक हंसी की आवाज तैरती हुई आ रही थी। नहीं, किसी महिला की हंसी, मीठी पर बेहद अस्वाभाविक। कौन कौन है वहां? हमारे चैनल की हर कहानी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चुनें। नमस्कार श्रोता मित्रों, आज की कहानी के अंत में आपके लिए एक सवाल होगा जिसका सही उत्तर देने वालों के नाम हम अगली कहानी में घोषित करेंगे। साथ ही पिछली कहानी के विजेताओं के नाम भी इस कहानी के अंत में बताए जाएंगे। आज आपके लिए है साइनी साहा की कलम से बंगाल के एक गांव की डरावनी कहानी, बोस बाड़ी की बहू। कहानी शुरू होती है। नयन और रिमी की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। वे नए संसार के सपनों में डूबे थे और एक शांत एकांत जगह चाहते थे। पेड़ों से घिरा एक पुराना घर, जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से नींद खुले और शाम को सूरज ढलने पर साल के पेड़ों के बीच से बहती हवा की आवाज आए। शहर के फ्लैट की वो उबाऊ दीवारें और हॉर्न का शोर उन्हें चिड़चिड़ा बना चुका था। नयन ने कहा, रिमी, क्यों ना कहीं सुकून वाली जगह चले, जहां वक्त ठहरा हुआ हो, जहां सुबह गाड़ियों के शोर से नहीं परिंदों के गीत से हो। तो फिर पुराना घर खोजना शुरू करो। मैं बस इतना चाहती हूं कि खिड़की के सामने एक सजा हुआ बगीचा हो। रियल एस्टेट ऐप पर काफी देर तक तलाश करने के बाद अचानक रिमी की नजर एक विज्ञापन पर जाकर टिक गई। 2 मंजिला जमींदार हवेली, बुशबाड़ी, धूमबाटी, हाले शहर से 12 किलोमीटर अंदर। घर के सामने एक विशाल आंगन है, लकड़ी की सीढ़ियां, तालाब का घाट और पीछे एक पुराना बाग। हालत काफी अच्छी है, फिर भी कीमत बहुत ही कम है। तस्वीरें देखते देखते रिमी ठिठक गई। हवेली के आंगन में धूप बिखरी हुई थी, खिड़की के पास जैसे किसी का साया हो, और छत के पीछे ताड़ के पेड़ों की चोटियां। देखो ना नयन, घर कितना सुंदर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। सुंदर तो है, लेकिन कीमत इतनी अजीबोगरीब कम नहीं लग रही। बूढ़े मालिक शायद इसे सस्ते में बेचना चाहते हैं,
शायद देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चलो ना, एक बार देख आते हैं, हर्जी क्या है। वे विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करते हैं। दूसरी ओर से एक शांत आवाज गूंजी। मैं हरिपाड़ा बोल रहा हूं, बुशबाड़ी का केयर टेकर। क्या आप घर देखना चाहते हैं? हाँ, हम शनिवार को आएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए गेट खोलकर रखूंगा। शाम के समय आना बेहतर होगा। बुशबाड़ी हमेशा नए मेहमानों को पसंद करती है। वो आखिरी बात सुनकर नयन थोड़ा मुस्कुराया और रिमी से बोला, घर खरीदने वाले ग्राहक को भी ये लोग मेहमान की नज़रों से देख रहे हैं। तुम चाहे जो कहो, गांव के लोगों की आत्मीयता के सामने शहर के लोग हमेशा हार जाते हैं। नयन ने रिमी की बात पर सहमति जताई। शनिवार की दोपहर वे गाड़ी लेकर निकल पड़े। नवंबर की शुरुआत थी। दोपहर की धूप का जोर धीरे धीरे कम हो रहा था। ठंडी हवा के हल्के झोंके रिमी के चेहरे से टकरा रहे थे। नयन गाड़ी चला रहा था और रिमी खिड़की के बाहर देख रही थी। शहर छोड़ गांव में दाखिल होते ही नज़ारा बदल गया। बांस की बाड़, पतली कच्ची सड़कें और किनारे खिले कद्दू के फूल। तालाब के घाट पर 2 लोग कपड़े धो रहे थे। देखो ना नयन, ऐसी जगह रहने पर हर दिन छुट्टी जैसा महसूस होगा। छुट्टी का मतलब काम ना होना नहीं है। यहाँ इंटरनेट भी शायद कभी कभी परेशान करे। उससे क्या, शांति तो रहेगी। वे गांव के जितना अंदर जाते, चारों तरफ खामोशी उतनी ही गहरी होती गई। मोबाइल का सिग्नल कम होते होते एक डंडे पर आ गया। गूगल मैप का तीर का निशान धीरे धीरे एक सकरे रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। बोसबाड़ी पहुंचने में अब बस 1.2 किलोमीटर बाकी था। चारों ओर सन्नाटा था। बस दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक काली बकरी घास चर रही थी। रिमी के मन में एक अनजानी सी सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, नयन, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं है। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, रोशनी उतनी ही कम होती जा रही है। अरे बाबा, नवंबर की शाम है इसलिए ऐसा लग रहा है। 5 मिनट बाद एक पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। उस पर जंग लग चुकी थी और कुछ अक्षर उखड़ गए थे, फिर भी उन्हें पढ़ना मुश्किल नहीं था। लिखा था, बोसबाड़ी, साल 1917। गेट के सामने नयन ने गाड़ी रोकी। हवा में जैसे जलने की एक धीमी सी गंध घुली हुई थी। जैसे ही रिमी गाड़ी से उतरी, जमीन पर पड़े सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमराने लगे। हवेली के आसपास कोई बस्ती नहीं थी। गांव से काफी दूर एकांत में थी ये बोसबाड़ी। दरवाजे के उस पार से कौवे के काँव काँव की आवाज आई। न बहुत करीब, न बहुत दूर, बस एक स्थिर लय में। यही वो पता था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इतनी बड़ी हवेली पर आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। उन्होंने गेट को धक्का देकर खोला। गेट से एक कर्कश चरमराहट की आवाज आई, जैसे बरसों से इसे किसी ने खोला ना हो। अंदर कदम रखते ही वे ठिठक गए। हवेली के सामने एक विशाल आंगन था, जिसके बीचों बीच एक सूखा कुआं था। पास ही एक तालाब और उसके किनारे 2 बड़े घने आम के पेड़ थे। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, फिर भी रंग के निशान अभी भी मौजूद थे। खिड़की पर सफ़ेद पर्दा हवा में हिल रहा था, लेकिन वहां किसी की मौजूदगी का कोई संकेत नहीं था। देखो, कोई तो यहां रहता ही होगा, वरना ये इतना साफ कैसे रहता। तभी दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं यकीनन नयन बाबू और रिमी देवी ही होंगे। वे चौंक कर देखते हैं तो सफ़ेद धोती और हल्के धूसर रंग के कुर्ते में एक अधेड़ उम्र के सज्जन दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान है और आंखों में अजीब सी गहराई। आप हरिपाड़ा हैं? हाँ, मैं ही हूं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़कर बोले, भीतर आइए, भीतर आइए। बड़े बाबू ने कहा है कि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े बाबू? यानी मालिक अभी भी यहीं रहते हैं? रहते हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं ना, इसलिए बाहर कम ही निकलते हैं। ये घर बहुत पुराना है। यहाँ बड़े बाबू, बड़ी माँ, छोटे बाबू और उनकी बहू रहते हैं। उन सबको पता है कि हम आने वाले हैं। इस घर में कुछ भी अनजाना नहीं रहता। भीतर कदम रखते ही रिमी को लगा जैसे पीछे से कोई उन्हें एकटक देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में एक भारी गंध थी, पुरानी लकड़ी, मोम और जैसे किसी जलते हुए मसाले की महक तैर रही हो। फर्श पर पैर रखते ही एक हल्की ठंडक का एहसास हुआ। एक तरफ बड़ी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ खुली खिड़की से चौखट पर रोशनी आ रही थी। घर अजीब तरह से साफ सुथरा था, फिर भी वक्त के निशान मिटे नहीं थे। फर्श पर दरारें थीं, दीवारों पर पुराने तैल चित्र और कहीं कहीं सफ़ेद फूलों की सूखी मालाएं लटक रही थीं। इस आंगन में कभी नाटक और पूजा होती थी। अब कोई नहीं आता, फिर भी मैं सुबह झाड़ू लगा देता हूं ताकि धूल न जमे। घर वाकई सुंदर है, बिल्कुल तस्वीर जैसा। रिम्मी ने हरिपाड़ा से कुछ नहीं कहा, बस नयन से धीरे से बोली, इस घर की अपनी आंखें हैं नयन, मैं महसूस कर पा रही हूं। तुम हमेशा से ही ऐसी भावुक रही हो, लेकिन उनकी जानकारी के बिना
दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक धुंधला सा साया हिल उठा। सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला की आकृति, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो स्थिर आंखों से नीचे देख रही थी। हरिपाड़ा को भी जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा और फिर मुस्कुराया। आइए, भीतर चलिए, बड़ी माँ इंतजार कर रही हैं। अब हवा भारी हो चली थी। धूल और रोशनी मिलकर एक अजीब सा कोहरा बना रहे थे, जैसे दोपहर अचानक फीकी पड़कर शाम में बदल रही हो। उन्हें भीतर ले जाते हुए हरिपाड़ा ने कहा, ये बोसबाड़ी कभी बहुत मशहूर थी। बड़े बाबू के पूर्वजों ने ब्रिटिश काल में बहुत नाम कमाया था। फिर धीरे धीरे सब शहर चले गए। अब इस गांव में भी बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए इस घर की कीमत कम है। रिमी चलते हुए चारों ओर देख रही थी। दीवारों पर काई जमी थी, पर कहीं धूल का एक कण भी नहीं था, जैसे कोई हर दिन इसे जतन से पोंछता हो। अजीब बात थी, इतने बड़े घर में कोई शोर नहीं था, बस वो टिक टिक की आवाज कहीं से आ रही थी। अंदर पहुंचते ही वे ठिठक गए। एक बड़ा बरामदा था, जिसकी लकड़ी के खंभों पर फूलों की नक्काशी थी। भीतर एक लंबा गलियारा और दोनों तरफ दरवाजे थे। हरिपाड़ा ने एक दरवाजा खोलते हुए कहा, ये कमरा देखिए, यहीं बड़े बाबू रहते हैं। कमरा देखकर नयन हैरान रह गया। पुरानी लकड़ी का पलंग, कांच की अलमारी में सजी किताबें और दीवार पर एक विशाल घड़ी, सब कुछ नया जैसा चमक रहा था। खिड़की से आती हल्की धूप में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे हवा में कोई चुपके से नृत्य कर रहा हो। तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। नए मेहमान आए हैं शायद। रिमी ने मुड़कर देखा और सिहर गई। दरवाजे के पास एक महिला खड़ी थी। उम्र करीब 35 साल, बदन पर पीली साड़ी, गले में सोने की चेन और सलीके से बंधे बाल। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा दुख था। चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था, फिर भी होठों पर एक सर्द शांति थी। हरिपाड़ा ने परिचय कराया, ये हमारी बहू है, सुचरिता। नमस्कार। सुचरिता ने सिर हिलाया, पर कुछ बोली नहीं। बस एक बार नयन की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराईं और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं। रिमी ने गौर किया कि उसके पैरों की आहट बिल्कुल नहीं हुई। लकड़ी की सीढ़ियों पर चप्पलों की आवाज होना स्वाभाविक था, पर वहां सन्नाटा था। वो बड़े बाबू के छोटे बेटे सुब्रत बाबू की पत्नी हैं। वे बैठने के कमरे में आए। वहां एक बड़ी मेज थी, पुराना रेडियो और दीवार पर कुछ श्वेत शाम तस्वीरें। तभी गलियारे से भारी कदमों की आवाज सुनाई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलकर सामने आए। सिर पर सफेद बाल, हाथ में लाठी और आंखों में गहरी दृष्टि। तो ये रहे नए खरीदार। प्रणाम बड़े बाबू। आओ आओ, अगर तुम इसे मन से अपना सको तो ये घर तुम्हारा ही होगा। मुझे यकीन है यहां तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। उसके बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक अचानक तेज सुनाई देने लगी। रिमी चुपचाप बैठी रही। खिड़की के बाहर आसमान ने रंग बदल लिया था, नारंगी से धूसर और फिर धीरे धीरे काला। पीछे के पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर फैल गई थीं। रिमी को महसूस हो रहा था जैसे घर की दीवारें खामोशी से सांस ले रही हैं। कोई अदृश्य अस्तित्व उनके आने को महसूस कर रहा था। तभी कहीं से एक महीन स्त्री स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज हवा में खुली हुई थी, तुम आ गया आखिरकार। रिमी चौंक गई। क्या नयन ने भी सुना? नहीं, नयन को देखकर लगा जैसे उसने कुछ नहीं सुना। घर खामोशी से उनकी ओर ताकता रहा, जैसे किसी की बरसों की नींद आज टूटने वाली हो। छत पर जाने वाली सीढ़ियां पुरानी और लोहे की थीं, जिनमें जगह जगह जंग लगी थी, पर वे काफी मजबूत थीं। ऊपर चढ़ते हुए नयन बोला, इतना पुराना घर होने के बावजूद इसे बहुत जतन से रखा गया है। हरिपाड़ा आगे चलते हुए बोला, हमारे बड़े बाबू के खानदान की पुश्तैनी हवेली है ये, बाबूजी को ख्याल तो रखना ही होगा। रिमी ने सीढ़ियां चढ़ते वक्त देखा कि दीवार की एक दरार से शाम की रोशनी छनकर आ रही थी। वो रोशनी इस तरह पड़ रही थी जैसे सीढ़ियों के बीच खड़े किसी शख्स की परछाई बन रही हो, जबकि वहां कोई नहीं था। वो पल भर के लिए ठिठकी, फिर ऊपर चली गई। छत पर कदम रखते ही जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई। चारों ओर खुला आसमान और दूर क्षितिज पर नीली नदी की रेखा। पेड़ों के बीच से आती रोशनी छत पर अबीर की तरह बिखरी थी। नैन मुग्ध होकर बोला, ये छत तो मैंने मन ही मन खरीद ली। ऐसी छत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। रिमी मुस्कुराई, पर उसकी नजर छत के उत्तर पूर्वी कोने पर जा टिकी। वहां एक काला दाग था,
जैसे किसी ने कभी वहां आग जलाई हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हवा में जलने की वो गंध फिर से तैर रही थी, पुरानी राख, जले हुए कपड़े और एक अनजानी धात्विक गंध। गंध नाक में जाते ही उसका शरीर सिहर उठा। रिमी ने झुककर उस दाग को देखा। जमीन थोड़ी धसी हुई थी और काले निशान के बीच कुछ सफेद सा दिख रहा था, शायद पुरानी ईंट या हड्डी जैसा कुछ। तभी नैन ने पास आकर पूछा, क्या देख रही हो? पता नहीं, ये दाग अजीब है, जलने की गंध अभी तक नहीं गई। हरिपाड़ा की आंखों में एक पल के लिए साया लहराया, फिर उसने बात पलटते हुए कहा, बहूजी, वो बहुत साल पुराना दाग है, अब वो बातें कोई याद नहीं रखता। चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे उतरते समय रिमी को लगा जैसे कोई उस काले दाग के पास खड़ा उसे देख रहा है, कोई अदृश्य साया जो उसे छोड़ नहीं रहा था। नीचे पहुंचते ही बड़ी मां ने मुस्कुराकर कहा, चाय पी लीजिए, हमारी नई बहू ने बनाई है। रिमी और नैन बैठ गए। रोजवुड की उस पुरानी मेज के नीचे लकड़ी पर नक्काशी से साल खुदा था, 1946। सुचरिता चाय लेकर आई। वो धीरे धीरे चल रही थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। उसने ट्रे मेज पर रख दी। 2 लाल चाय के प्याले, 1 कटोरी नमकीन और एक छोटी सी मुस्कान जो चेहरे पर ज्यादा देर टिकती नहीं। रिमी ने जैसे ही ट्रे से कप उठाया, उसने गौर किया कि सुचरिता की कलाई के पास जलने का एक गहरा निशान है। निशान पुराना था, पर उसका रंग इतना गहरा था कि लग रहा था जैसे अभी भी ताजा हो। आपका हाथ कैसे जला? खाना बनाते समय एक दिन आग से हाथ जल गया था। उसके बाद प्यालों को खिसकाकर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। नैन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, गांव के घरों में काम करते वक्त ऐसा अक्सर हो ही जाता है। लेकिन रिमी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अभी भी उसी रास्ते पर टिकी थीं जहां से सुचरिता गई थी। चाय में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे लौंग और कस्तूरी मिली हो, पर चाय के भीतर हल्का धूसर ग्रे धब्बा देखकर रिमी का गला सूख गया। उसने कप नीचे रख दिया। यहां सब कुछ पुराना था, पर सहेज कर रखा गया था। कप, केतली और यहां तक कि वो रेडियो भी। ठीक तभी अंदर के कमरे से एक आवाज आई, टिक टिक टिक। उसके बाद एक अनजान आवाज में पुराने गाने की धुन गूंज उठी। सब शांत हो गए। हवा में एक सिहरन सी छा गई। बड़ी मां ने आंखें पोंछते हुए कहा, वो पुराना रेडियो है, कभी कभी खुद ही चालू हो जाता है, अब कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन रिमी ने देखा कि सुचरिता दरवाजे के पास ही खड़ी है। सिर उठाए वो एकटक रेडियो की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा सूनापन था जो जीवित इंसानों की आंखों में कभी नहीं दिखता। रेडियो की आवाज धीरे धीरे धीमी होकर बंद हो गई। अचानक घर के भीतर एक लंबी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। नयन बोला, बड़ी मजेदार बात है, किसी ने ऑन नहीं किया, फिर भी रेडियो कैसे चालू हो गया? हरिपाड़ा कुछ बोले बिना सिर झुकाए खड़ा रहा। रिमी से अब और बैठा नहीं गया। वो उठकर बरामदे में चली गई। दूर ताड़ के पेड़ों के पीछे आसमान का रंग धुंधला और लाल हो गया था। ठंडी हवा में एक अजीब सी नमी वाली गंध थी, पर उसी पल रिमी को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, बाहर मत जाओ, सूरज ढलते ही वे जाग जाते हैं। वो फौरन मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। हरिपाड़ा और नयन बातों में मशगूल थे। बड़ी मां मुस्कुरा रही थीं, बस सुचरिता वहां नहीं थी। रिमी ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका तो देखा कि रेडियो खुद ब खुद फिर जल उठा है, और स्क्रीन के टूटे हुए कांच के पीछे से जैसे एक जोड़ी आंखें खामोशी से उसे ही ताक रही थीं। छत की रोशनी अब धीरे धीरे बुझ गई। बोसबाड़ी की हर दीवार जैसे अपनी एक शांत लय में फुसफुसाने लगी। हवा में एक अजीब गंध तैर रही थी, पुराने कपड़े, धूल और हल्की धूप, इंसेंस का मिश्रण। अब नयन बड़े बाबू के साथ कागजात को लेकर बात कर रहा था और हरिपाड़ा चाय के बर्तन समेटने में व्यस्त था। रिमी खिड़की के ठीक पास खड़ी थी, पिछले आंगन में ठिठक कर खड़े उस बूढ़े आम के पेड़ को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे इस घर की हर दीवार अतीत की कोई कहानी सुनाना चाहती है, खामोशी से, पर सीने में एक गहरी आह दबाकर। अचानक रिमी का मन हुआ कि घर का कोना कोना घूम कर देखे। वो मानती थी कि ऐसे घरों का हर कोना एक नई कहानी कहता है। इसलिए वो दबे पांव बिना किसी आवाज के बरामदे से होते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गई। दरवाजे और खिड़कियां पुरानी थीं, पर हैरानी की बात यह थी कि वे खुली थीं, जैसे किसी ने अभी अभी हवा आने के लिए उन्हें खोला हो। एक एक कमरा पार करते हुए रिमी ने गौर किया कि हर कमरे में वही गंध और वही धुंधली रोशनी थी। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, किसी की शादी की तो किसी की श्राद्ध के समय खींची गई।
कहीं एक युवती अकेली खड़ी थी, जो मुस्कुरा तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखें अजीब तरह से देखने वाले को ताक रही थीं। रिमी अब उत्तर पूर्व के उस कोने वाले कमरे में दाखिल हुई जहां छज्जे पर धूल का ढेर लगा था। कमरे के बीच में एक टूटी हुई कुर्सी थी और दीवार के सहारे एक बड़ा सा फ्रेम रखा था। उस पर धूल की मोटी परत थी, फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि कभी ये इस घर के मुख्य कमरे की शान रहा होगा। रिमी झुकी और उंगलियों से धूल पोंछी तो एक लिखावट साफ नजर आई। राजेंद्र बोस, मृत्यु 1977। मीरा बोस, मृत्यु 1977। इसके बाद सुब्रत बोस, सुचरिता बोस, हरिपाड़ा दास और बाकी सबकी मौत का साल भी वही था, 1977। रिमी का कलेजा मूंग को आ गया। उसकी नज़र कांच के अंदर मौजूद एक ब्लैक एंड व्हाइट पारिवारिक तस्वीर पर गई। एक बुजुर्ग, एक महिला, एक युवक और एक नई नवेली दुल्हन। दुल्हन के चेहरे पर वही थकी हुई मुस्कान थी, बिल्कुल सुचरिता जैसी। नहीं, सुचरिता जैसी नहीं, वो सुचरिता ही थी। हर तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, राजेंद्र बोस और मीरा बोस, यानी बड़े बाबू और बड़ी माँ। रिमी घुटनों के बल बैठकर उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। फ्रेम में हल्की दरार थी। जैसे ही वो कांच के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि भीतर से एक बर्फीली ठंडी हवा निकल रही है। कांच पर उसे अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन आंखों के कोने में एक अजीब सा साया भी नजर आया। लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। रिमी झटके से मुड़ी, पर कमरा खाली था। उसने दोबारा कांच की ओर देखा। इस बार अपने अक्स के पीछे उसे एक दूसरा चेहरा उभरता हुआ दिखा। आग से झुलसा हुआ, डरावना पर स्पष्ट रूप से एक स्त्री का चेहरा। वो खामोशी से रिमी को ही ताक रही थी। रिमी के गले से एक गहरी आह निकली, जैसे वो अपनी ही आवाज न पहचान पा रही हो। वो एक कदम पीछे हटी तो फ्रेम नीचे की ओर झुक गया और उड़ती हुई धूल ने कमरे में अंधेरा कर दिया। तभी कमरे के भीतर एक धीमी आहट हुई। कोई पीछे चल रहा था। पैरों की आवाज नहीं, बल्कि जैसे कोई भारी कपड़ा जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा हो। रिमी पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। आवाज थम गई। बरामदे में हवा का एक झोंका गुजरा और उसके साथ एक फुसफुसाहट तैरती हुई आई। तस्वीर को किसने छुआ? रिमी कांपते हुए कमरे से बाहर भाग निकली। वो बरामदे से होती हुई नीचे की ओर दौड़ी, पर आखिरी सीढ़ी पर आकर ठिठक गई। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा था। चारों ओर बस हल्की रोशनी और सायों का खेल था। नयन, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। रिमी डाइनिंग हॉल में पहुंची। मेज पर चाय के बर्तन वैसे ही रखे थे, पर प्यालों में चाय ठंडी होकर जम चुकी थी। केतली के पास एक पीला आंचल पड़ा था, सुचरिता का आंचल। उसने रसोई की ओर देखा। गैस बंद थी, पर जलने की वही गंध हवा में थी, जैसी उसने छत के उस दाग के पास महसूस की थी। नयन, रिमी की आवाज में अब दहशत भर गई थी। वो भागकर बड़े बाबू के कमरे की ओर गई। कमरा खाली था। कुर्सी पर कागजों की एक फाइल खुली थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। नीचे हस्ताक्षर थे, राजेंद्र बोस। रिमी सुन्न रह गई। राजेंद्र बोस, जिनकी मृत्यु 1977 में हो चुकी थी, उनके हस्ताक्षर यहां कैसे? तभी छत से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। थप। रिमी थरथर कांपते हुए ऊपर की ओर देखने लगी। सीढ़ियों पर अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। वो भागकर बरामदे में आई। बाहर हल्की रोशनी थी, पर गेट बंद था। हवा में ताड़ के पत्तों की परछाइयां डोल रही थीं। दूर कहीं एक कुत्ता रोया और फिर सन्नाटा छा गया। रिमी को लग रहा था जैसे पूरी हवेली सांस ले रही है। हर दीवार, हर दरवाजा उसे ही देख रहा था। ठीक उसी वक्त कमरे के भीतर रेडियो फिर बज उठा। आज रात सबने गाया है मन से, माता के समीर में। इस बार आवाज साफ तौर पर एक औरत की थी, जिसमें सिसकियां खुली हुई थीं। रिमी धीरे धीरे वापस बैठने के कमरे में गई। रेडियो के पास सुचरिता खड़ी थी। आग की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा काला पड़ चुका था और आंखें सुर्ख लाल थीं। वो मुस्कुराई नहीं, बस बोली, तुमने तस्वीर छुई थी ना? रिमी पीछे हटने लगी। तुम कौन हो? नयन कहाँ है? नयन, तुम कहाँ हो? हम सब तो यहीं हैं, इतने सालों से। तभी बत्तियां गुल हो गईं। रिमी दरवाजे की ओर झपटी, पर वो बंद था। उसने खोलने की कोशिश की, लेकिन गर्म धातु के किवाड़ से उसका हाथ जल गया। उसने चीखना चाहा, पर गले से आवाज नहीं निकली। एक पल में जैसे पूरी हवेली उसे निगल गई। एक खामोश, भारी और दमघोंटू अंधेरा। बाहर शाम की आखिरी रोशनी दम तोड़ रही थी। बूजबाड़ी फिर से अपनी चिर परिचित खामोशी में डूब गई।
दूर नदी के उस पार से एक टूटी हुई आवाज में वही गाना सुनाई दे रहा था, बसंत के। हवेली अब बिल्कुल शांत थी, जिस तरह सब अचानक गायब हुए थे। रिमी भी। रिमी को महसूस हुआ कि वो शब्द सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी थम गया है। पैरों की आहट अजीब तरह से बदल गई थी, जैसे फर्श लकड़ी का नहीं बल्कि गाढ़े मांस जैसा कुछ हो। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। हवा में तब जलते हुए तेल की गंध थी। ठीक तभी उसने देखा कि खिड़की के पास सुचरिता खड़ी है, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में एक सुनसान खामोशी। वो खिड़की के बाहर ताक रही थी, मुंह से बस एक फुसफुसाहट निकली, बाहर जाना चाहती हो? रिमी ठिठक गई। वो आवाज मीठी थी मगर इतनी ठंडी कि शरीर के भीतर मानो बर्फ दौड़ गई हो। तुम यहां क्यों हो? रिमी का गला सूख गया था। सुचरिता ने धीरे से सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। आंखें मानो कांच की थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। फिर भी उस शून्य दृष्टि में ऐसा भारीपन था जैसे बरसों की खामोशी वहां जमा हो। इस घर की बहू थी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे जला दिया, जिंदा। रिमी के पीछे की बत्ती अचानक बुझ गई और परछाइयां गहरी हो गईं। दीवार पर एक साया हिला पर वहां कोई था नहीं। रिमी पीछे हटने लगी तभी एक और आवाज आई, एक पुरुष की आवाज, कर्कश मगर शांत। हम यहां बहुत दिनों से हैं, लगभग 100 साल से। रिमी ने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक साया, एक चेहरे की धुंधली रेखा। वो समझ गई कि ये सुब्रत है, वही सुब्रत पोस जिसका नाम उस धूल भरी फ्रेम में था। उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था, फिर भी आंखें स्थिर थीं। तुम कौन हो? मैं इस घर का बेटा हूं, सुब्रत। तुम हमारे घर आई हो। हम मरने के बाद भी इस घर को जीवित रखते हैं, सालों साल तक। सुचरिता धीरे धीरे आगे आई। उसकी कलाइयों के दाग अब साफ दिख रहे थे, लाल झुलसे हुए दाग, जैसे अभी अभी आग लगी हो। तुम जानती हो, इस घर का कोई मरता नहीं, बस दूसरे रूप में रह जाता है। अचानक कमरे में एक ठंडी लहर आई। रिमी की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। छत की ओर से एक करुण आवाज गूंजी, दाग अभी सूखे नहीं हैं, अभी नहीं। रिमी को छत के कोने का वो जलने का निशान याद आया, जिसकी गंध अब भी उसकी नाक में बसी थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। नयन वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जड़ता थी, आंखें अनजानी सी। रिमी दौड़कर उसके पास गई, पर नयन के होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी। तुम कहां थे? वे बुला रहे थे, मैंने उनसे बात की। वे मतलब कौन? जो हमारा इंतजार कर रहे थे। नयन धीरे से कमरे के अंदर आया। सुचरिता खड़ी मुस्कुरा रही थी, एक अजीब शांत मुस्कान। रिमी, अब से हम भी यहीं रहेंगे। रिमी का दिल जैसे जम गया। वो पीछे हटी, पर भारी लकड़ी का दरवाजा अचानक बंद हो गया। दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा ऐसे निकल रही थी मानो कमरे के भीतर कोई सांस ले रहा हो। सुबह सामान्य थी, फिर भी आज की सुबह कुछ अलग थी। गांव के मोड़ पर पुलिस की जीप दिखते ही लोग दौड़ पड़े। उत्सुक चेहरों पर फुसफुसाहट और दहशत की गंध थी। थाने के दारोगा बिमल घोष सबसे पहले गाड़ी से उतरे। उनकी आंखों में झुंझलाहट और एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये रास्ता उनके लिए अनजाना ना हो। उनके साथ 2 कांस्टेबल और एक कैमरामैन था। यही बोसबाड़ी है, एक बुजुर्ग बोल उठा।
हाँ बाबू, उस पेड़ के पीछे। जब वे घर के सामने खड़े हुए तो बिमल घोष को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पुरानी लकड़ी, पुराना चंदन और नम दीवारों की महक। गेट पर धूल जमी थी, लेकिन दरवाजा आधा खुला था, यानी किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया था। कांस्टेबल जयंत आगे बढ़ा और चिल्लाया, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। बस अंदर के कमरे से खिड़की का पर्दा एक बार हल्का सा हिला। भीतर कदम रखते ही वे ठिठक गए। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अजीब ढंग से किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मेज पर चाय के 2 कप रखे थे। एक से अभी भी भाप निकल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी चुस्की लेकर उसे रखा हो। सर, ये कप गर्म है। मेहमान तो 2 दिन पहले लापता हुए थे, फिर चाय गर्म क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने घर का कोना कोना छाना। एक बैग, कुछ कपड़े और रिमी का फोन मिला। फोन मेज पर पड़ा था और स्क्रीन पर आखिरी कॉल नयन की थी, लेकिन फोन बार बार अपने आप जलता और बुझता था। बिमल घोष चुपचाप खड़े रहे। वो इस घर में पहले भी एक बार आ चुके थे, करीब 12 साल पहले। तब एक नवविवाहित जोड़ा लापता हुआ था। उस केस की रिपोर्ट बंद कर दी गई थी। न जाने क्यों उन्हें उस फाइल की आखिरी लाइन याद आ गई, घर को बेचना असंभव है, हर संभावित खरीदार लापता। तभी बाहर से एक बुजुर्ग की आवाज आई। गले में कंपन था, मगर बातों में दृढ़ता। बाबू, उस घर में शांति नहीं है। सुचरिता जो आग में मर गई थी। बिमल घोष ने मुड़कर देखा। उस बुजुर्ग की आंखों में डर और दुख का मिश्रण था। उसका नाम परेश था। हाँ बाबू, इस घर की बहू बड़े घर की बेटी थी, लेकिन पति और सास ससुर ने मिलकर उसे जला दिया, क्योंकि वो बांझ थी। जब तक वो इस घर में रहेगी, तब तक इस घर का कोई भी वंश का मुख नहीं देख पाएगा। इसलिए उन्होंने उसे छत पर ही जलाकर मार डाला। उसके बाद वे सब एक एक करके मर गए। कोई नींद में, कोई आग से झुलसकर, कोई फांसे से लटककर। सब कहते हैं कि सुचरिता की अतृप्त आत्मा ने ही उन्हें मारा है। तब से जो भी इस घर पर कब्जा करने आता है, वह ऐसे ही गायब हो जाता है, जैसे कोई उसे पुकारता हो। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कौन सुनेगा बाबू, पुलिस वाले एक बार आए थे, फिर दोबारा कभी नहीं आए। जांच जारी रही, लेकिन कहने की जरूरत नहीं कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। घर में न कोई संघर्ष के निशान थे, न खून, न कोई लाश। बस छत के कोने पर एक अजीब सा जलने का दाग था, जिससे अब भी गंध आ रही थी। सर, क्या ये दाग नया है? बिमल ने छत पर टॉर्च की रोशनी डाली और कहा, पुराना लग रहा है, लेकिन आज भी नर्म है। दाग को छूते ही उंगलियों में एक गर्म झटके जैसा एहसास हुआ, जैसे आग अभी भी बुझी न हो। बाहर शाम की रोशनी धुंधली पड़ रही थी और आसमान में धूसर बादल छाए थे। गांव वाले दूर से देख रहे थे, पर कोई पास नहीं आ रहा था। जयंत वहीं खड़ा था, मुंह में बीड़ी और आंखों में एक अजीब सी मुस्कान। सर, घर पर दाग लग गया है, ये दाग कोई नहीं मिटा पाएगा। रात होने से पहले पुलिस की टीम वहां से निकल गई। बिमल ने आखिरी बार घर की ओर देखा। खिड़की पर हल्की रोशनी थी, जैसे कोई पर्दा हटाकर देख रहा हो। वे गाड़ी में बैठे, पर मन से उस दृश्य को हटा नहीं पाए। थाने जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखी। कोई मानव शरीर या अपराध का प्रमाण नहीं मिला। घर का वातावरण असामान्य रूप से शांत, जांच स्थगित, क्योंकि कारण अज्ञात। रात गहराती गई। थाने की घड़ी में 12:30 बज रहे थे। बिमल घोष अपनी मेज पर फाइल बंद करने ही वाले थे कि देखा फोन थरथरा रहा है। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उन्होंने रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। बस रेडियो की आवाज सुनाई दी। दूर से किसी का स्वर गूंज रहा था, आज जोछना रातें शौबाई गेछे बोने, आज चांदनी रात में सब वन गए हैं। बिमल ने फोन रख दिया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। वो मेज पर रखी उस फाइल की तरफ देखता है। फाइल के किनारे पर एक गीला निशान है, जैसे किसी ने भीगे हाथों से उसे छुआ हो, और नीचे के पन्ने पर एक नई लाइन लिखी हुई दिखती है, रिमी राय, मृत्यु। बिमल घोष अचानक उठ खड़े होते हैं और चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। फिर भी कमरे में एक जलने की गंध तैर रही है। थाने के बाहर हवा में तूफान की आहट है, और दूर गांव की ओर से अचानक एक रोशनी बोसबाड़ी की छत पर जल उठती है, जैसे कोई मोमबत्ती जलाकर बुला रहा हो। आओ, जांच अभी खत्म नहीं हुई है।
रात के करीब 10 बज रहे थे। गांव की हवा में सन्नाटा जम गया था। ताड़ के पत्ते जैसे हिलने से भी डर रहे थे। दूर तालाब के पानी से रह रहकर टुप टाप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य पत्थर मार रहा हो। गांव के लोग जानते थे कि आज रात बोस बाड़ी के सामने रघु पहरा देगा। मोहल्ले का एक युवक, बहुत साहसी और थोड़ा घमंडी भी। रघु ने शाम को चाय की दुकान पर कहा था, आज मैं देखूंगा उस घर में कौन आता है और कौन जाता है। सब बेकार की अफवाहें हैं। लोग बिल्कुल चुप हो गए थे। बस बूढ़े परेश ने सिर हिलाकर कहा था, बेटा ओ बेटा, उस घर के साथ खेल मत करो। जिनका नाम उस दीवार पर है वे सब एक दिन हंसते हुए ही अंदर गए थे। रघु ने जवाब दिया, भूतों की कहानी सुनकर डरने से काम नहीं चलेगा परेश काका। कल सुबह बताऊंगा कि मैं उस घर में रात बिता कर आया हूं। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रघु हाथ में एक लालटेन लेकर बोसबाड़ी के फाटक पर पहुंचता है। गेट बंद है, लेकिन ताला नहीं है, जैसे जानबूझकर खुला रखा गया हो। उसके हल्का धक्का देते ही गेट एक कर्कश आवाज के साथ खुल जाता है। भीतर भारी सन्नाटा है, यहां तक कि झिंगुर भी चुप हो गए हैं। वो आंगन में खड़े होकर लालटेन ऊंची करता है। जमीन पर एक अजीब सी परछाई पड़ी है, ताड़ के पत्तों की सरसराहट के साथ, जैसे किसी और की हलचल मिली हुई है। रघु ठिठक जाता है। कहीं से हंसी की आवाज तैरती हुई आ रही है, किसी महिला की हंसी, मीठी लेकिन कुछ असामान्य। कौन है? कौन है वहां? वो चिल्लाता है। कोई जवाब नहीं मिलता। बस घर के भीतर से एक हल्की रोशनी चल उठती है। लालटेन की रोशनी फीकी पड़ने लगती है, फिर भी रघु आगे बढ़ता है। दरवाजे की दरार से वो देख पाता है कि ड्राइंग रूम के अंदर लाइट जल रही है। मेज पर चाय के 2 कप रखे हैं और 4 लोग मेज को घेरे बैठे हैं। नयन, रिमी, हरिदत्त और सुचरिता। रघु की सांसें थम जाती हैं। वे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे किसी नए संसार के सुख में डूबे हों। सुचरिता उठकर खड़ी होती है और रघु की तरफ देखकर कहती है, आओ, चाय पियोगे? उसके गले में कोई कपड़ा नहीं है, आंखों में शांति है। रघु पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए हैं। तब रिमी सर घुमाकर देखती है। आंखों में अनंत शून्यता, होठों पर हंसी, लेकिन उस हंसी में कोई जान नहीं है। ये घर कितना सुंदर है ना, हम अब यहीं रहते हैं। नयन पास बैठकर खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, बाहर इतना अंधेरा क्यों है? वे लोग आएंगे तो। रघु का गला सूख जाता है। वे कौन? जो हमारे जैसे बनेंगे। जब वे इस घर को प्यार करेंगे तब फिर जा नहीं पाएंगे। रघु एक झटके में दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। हवा अचानक बहुत भारी हो गई है। ताड़ के पेड़ों के बीच से चांदनी उतर रही है, लेकिन उस रोशनी में परछाइयां अजीब तरह से विकृत है। घर की खिड़की में अब भी रोशनी चल रही है और हंसी की आवाज आ रही है, जैसे किसी नए संसार की पहली रात चल रही हो। रघु दौड़कर गांव वापस चला जाता है। अगली सुबह लोग इकट्ठा होते हैं। सब उत्सुक हैं। रघु घर पर नहीं है। बोसबाड़ी की तरफ देखकर परेश समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। बुजुर्ग बिना कुछ कहे बस उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। गेट के पास पहुंचकर वे ठिठक जाते हैं। घर फिर से खामोश है। रोशनी बुझ चुकी है। दरवाजे के सामने एक लालटेन पड़ी है, रघु की लालटेन। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ अपनी जगह पर है। मेज, कुर्सी, कप। बस दीवार के पास एक नई लिखावट है। काले कोयले जैसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, नयन राय, रिमी राय, मृत्यु 2025। परेश ने चुपचाप अपने होंठ चबाए और फुसफुसाते हुए कहा, 2 नाम और जुड़ गए कलिका। उनकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे, जैसे कोई बहुत पुराना अभिशाप फिर से एक नए चक्र में घूमने लगा हो। शाम ढलने से पहले ही लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। कोई गेट नहीं छूता, कोई खिड़की से नहीं झांकता, क्योंकि उस तरफ से अब भी एक अजीब सा गाना तैरता हुआ आता है। परेश अकेले खड़े होकर आखिरी बार उस घर की ओर देखते हैं। छत के कोने पर वो पुराना जलने का निशान अब भी साफ है, लेकिन आज उसके बीच से एक हल्का धुआं उठ रहा है। वृद्ध धीरे से कहते हैं, जब तक कोई उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक सुचरिता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये घर ही उसकी आग है, उसकी जेल है। तभी हवा में किसी की फुसफुसाहट तैरती हुई आई, मैं अब भी हूं।
परेश ने कांपते हाथों से लाठी पकड़ी और पीछे मुड़कर खड़े हो गए। लेकिन पीछे कोई नहीं था, बस बोस बाड़ी की खिड़की में परछाइयों के पीछे क्षण भर के लिए सुचरिता का चेहरा दिखा, आधी हंसी और आधे दुख से भरा हुआ। घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। भीतर की रोशनी बुझ गई, हंसी थम गई, बरामदे में कपड़े भी दिखने बंद हो गए। उसके बाद से घर जैसे फिर से सो गया है। लेकिन वो नींद मासूम नहीं है, वो गहरी और ठंडी है, ऐसी नींद जहां से कोई वापस नहीं लौटता। एक सुबह देखा गया कि बोस बाड़ी के सामने एक नया बोर्ड टंगा है, बिक्री के लिए, बोस बाड़ी, संपर्क करें, रिमी राय और नयन राय। गांव के लोग हैरान थे, जो उस घर का नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रिमी और नयन कहाँ गए। कोई कहता शहर चले गए, कोई कहता एक ही रात में दोनों गायब हो गए। लेकिन वो विज्ञापन जैसे खुद ब खुद तैयार हुआ था, एक पुराने मोबाइल नंबर के साथ। शहर का एक युवा जोड़ा सोहिनी और रजत घर ढूंढ रहे थे। वे एक फिल्म के लिए लोकेशन देखने निकले थे। एक डरावनी फिल्म की शूटिंग होनी थी और उन्हें ऐसे घर की जरूरत थी जिसमें अतीत की गंध हो। बोस बाड़ी का विज्ञापन देख उन्होंने फोन किया। दूसरी तरफ से एक मीठी आवाज आई, एक लड़की की आवाज। हाँ, मैं विमी बोल रही हूं, आप देखना चाहते हैं? वो आवाज अजीब तरह से शांत थी, लेकिन जैसे बहुत दूर से आ रही हो। उसमें एक खिंचाव भरी गूंज थी। सोहिनी थोड़ा ठिठकी, लेकिन रजत मुस्कुराया। चलो देखते हैं, पुराना घर हुआ तो शूटिंग के लिए अच्छा रहेगा। अगले दिन जब सूरज डूब रहा था और चारों ओर नारंगी रोशनी फैली हुई थी, गांव की उस सड़क पर गाड़ी घुसते ही सोहिनी को लगा जैसे हवा भारी हो गई है। जमीन पर पैर रखते ही कोहरे की एक परत उनके टखनों के चारों ओर लिपट गई। लाल दरवाजा तब आधा खुला था। भीतर से जैसे किसी की आवाज आई, अंदर आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मोहिनी ने रजत की ओर देखा। वे इंतजार कर रहे थे। हाँ, तुमने ही तो बात की थी। अंदर कदम रखते ही आंगन के बीचों बीच एक टूटी हुई चौकी दिखी। उस पर एक पुरानी लालटेन रखी थी, जिससे नीली रोशनी चारों ओर फैल रही थी। सीढ़ियों के नीचे एक बाल्टी रखी थी। बाल्टी के पानी में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था, लेकिन बाहर तो अभी चांद निकला ही नहीं था। रिमी और नयन कहीं नहीं थे, बस ऊपर के कमरे से कदमों की भारी आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़े। हर कदम एक अलग ही आवाज पैदा कर रहा था, ठक ठक ठक। मोहिनी को महसूस हुआ कि किसी की सांसें उसकी गर्दन को छूकर गुजरीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरे के दरवाजे पर जैसे ही रजत ने हाथ रखा, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल से भरी एक मेज थी, जिस पर कागज बिखरे थे। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक जोड़े की। तस्वीर में एक युवती और उसके बगल में एक युवक मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, रिमी रॉय और नयन रॉय। मोहिनी का गला सूख गया। रजत ने झुककर कागजों को देखा। वहां एक चिट्ठी जैसा पन्ना था। ये घर किसी को दिया नहीं जा सकता। हम हर नए मालिक का स्वागत करते हैं, क्योंकि बोस बाड़ी कभी खाली नहीं रहती। ठीक तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। एक हल्की मुस्कान सुनाई दी, स्त्री और पुरुष के स्वर का मिश्रण। आखिरकार तुम आ ही गए। कमरे की रोशनी बुझ गई। बस नीचे से लालटेन की वो नीली रोशनी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आने लगी। रजत ने दरवाजे पर धक्का मारा। कौन है वहां? लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हवा में जैसे कांच टूटने की आवाज गूंजी, और फिर सन्नाटा। अगले दिन सुबह गांव का एक आदमी हिम्मत करके उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि बोस बाड़ी का दरवाजा फिर से आधा खुला है। अंदर कोई इंसान नहीं था, लेकिन मेज पर एक नई तस्वीर रखी थी। जोड़ा मुस्कुरा रहा था, ठीक पिछली तस्वीर की तरह। दोपहर होते होते ऑनलाइन विज्ञापन फिर से सक्रिय हो गया। बोस बाड़ी बिकाऊ है, संपर्क करें मोहिनी बोस और रजत बोस। गांव के लोग जानते हैं कि बोस बाड़ी को कोई खरीद नहीं सकता, बल्कि वो घर खुद लोगों को खरीद लेता है। जो एक बार उस दरवाजे के पार कदम रखता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता, बस तस्वीरों में जगह पा लेता है। बेचने वाले का नाम बदल जाता है, लेकिन विज्ञापन वही रहता है। शाम ढलते ही घर के चारों ओर फिर से सूखी हवा चलने लगती है। दीवारों की दरारों से किसी की हंसी की आवाज आती है, और दूर कहीं उस लाल दरवाजे के ऊपर से अब भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। बोस बाड़ी बिकती नहीं है, बस नए मालिक का इंतजार करती है।
अपने ही पैरों की धूल में मोहिनी का स्कार्फ जला हुआ पड़ा रहता है। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे धुंध के बीच गायब हो जाती है। लेकिन आधी रात को अगर कोई वहां से गुजरता है तो देखता है कि आंगन में दो परछाइयां बैठी हैं, एक लड़का और एक लड़की। वे हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे हैं और फुसफुसा रहे हैं, बिक्री की कीमत सही रखना नयन, ठीक है, इस बार कोई ना कोई जरूर आएगा। और धुंध के बीच वो पुराना बोर्ड फिर से ऊपर उठने लगता है। बोस बाड़ी बिकाऊ है, एक पुराने नंबर के साथ, जिस पर फोन करने पर आज भी वही आवाज आती है। हाँ, कहिए, क्या आप बोस बाड़ी देखना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। पर याद रखिएगा, बोस बाड़ी जैसी कहानियां सिर्फ पन्नों पर नहीं होती, वे अक्सर हमारे आसपास की पुरानी दीवारों और बंद कमरों के सन्नाटे में सांस लेती हैं। सुचरिता की वो चीख और बिमल घोष के कांपते हाथ हमें याद दिलाते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोला जाना चाहिए। उम्मीद है कि आज की इस खौफनाक यात्रा ने आपकी रातों की नींद थोड़ी कम कर दी होगी। उन सभी विजेताओं को एक बार फिर से बधाई जिन्होंने सही उत्तर देकर इस रहस्यमयी खेल में अपना हिस्सा बनाया। अगर आपका नाम आज नहीं आ पाया तो निराश ना हो, हमारी अगली खौफनाक दास्तान आपके नाम के साथ शुरू हो सकती है। अब वक्त हो चला है लाइट बंद करने का और खुद को कंबल में समेट लेने का। पर ध्यान रहे, अगर अचानक आपके कमरे का रेडियो खुद ब खुद बज उठे या हवा में जले हुए तेल और धूप की गंध तैरने लगे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। शायद सुचरिता आपके लिए भी जगह बना रही हो। मैं लौटूंगा ठीक अगले हफ्ते इसी समय एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें हमारा ये सफर। शुभ रात्रि और संभल कर रहिएगा, क्योंकि रात अभी बाकी है।